Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल बिल्कुल डियर, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बिल्कुल मिशन बैंक चल रहा है। मिशन बैंक रैंक 23 जो भी एग्जाम्स बैंकिंग से रिलेटेड आपके जैसे आरआरबीज के नोटिफिकेशन बिल्कुल आ चुके हैं। आरआरबी मल्टीपर्पज की बात करें, आरआरबी ऑफिस स्केल की बात करें, दोनों ही पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग बिल्कुल स्टार्ट है और मिशन बैंक हमारा बिल्कुल बैंकिंग के एग्जाम्स को फोकस करते हुए रन कर रहा है। जैसा कि क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं, आपको बिल्कुल पता है डियर। तो मिशन बैंक का जो हमारा मोटिव ये है कि हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आते हैं। जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज, वही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं बाद में लेकर आया हूं रियल। तो हम जो टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है डियर, तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करेंगे। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक एस्पिरेंट्स के पास तक, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट्स कनेक्ट हो पाए और फाइनली इस सेशन का लाभ उठा पाए। ठीक है, तो बिल्कुल फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर्स भी करते रहेंगे, वेरी गुड, है ना। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। हम लोग शुरू करते हैं अपने मिशन बैंक को, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड? आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2021, ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड? बिल्कुल यार, अगर हम आरबीआई की बात करें तो सारे अभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते चलेंगे और फिर आंसर्स के साथ ही हम इसके और भी फैक्ट्स पे बात करते रहेंगे। अगर आरबीआई की नेशनलाइजेशन की बात करें तो यार आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1949 आपका राइट हो जाएगा। नाइनटीन 49 आपका राइट हो जाएगा। अगर नेशनलाइजेशन की बात करें तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को डियर हुआ था। 1 जनवरी 1949 को फुल्ली ओनरशिप किसके पास आ गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गई थी। फुल्ली ओनरशिप किसके पास आ गई थी? ओके, आई होप फुल्ली ओनरशिप किसके पास आ गई थी? फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो डियर नेशनलाइज कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 और 100% शेयर होल्डिंग किसके पास आ गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आईबीपीएस क्लर्क मेंस रैंक 2020 में पूछा गया है। क्या बोल रहे हैं? आरबीआई ने एनईएफटी और आरटीजीएस के समय में बदलाव किया है। अब एनईएफटी के माध्यम से कितने बैचों में लेन देन किया जा सकता है? आरबीआई हैज चेंज्ड द टाइमिंग ऑफ एनईएफटी एंड आरटीजीएस। नाउ इन हाउ मेनी बैचेस ट्रांजैक्शन थ्रू एनईएफटी कैन बी डन? तो एनईएफटी की बात हो रही है डियर। एनईएफटी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल अब 24/7 कर दिया गया। 24/7 एंड ऑल 365 डेज। 365 डेज, ठीक है ना। तो डियर बात करें यहां पर राइट आंसर की, तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 48। ठीक है डियर, 48 यानी 365 डेज and 24/7 in all 365 days। ठीक है, तो कितने बैचों में लेन देन किया जा सकता है? 48 बैचेस में लेन देन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो बोल रहे हैं जनवरी 2020 में आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए एक मोबाइल ऐप मानी लॉन्च किया। मानी में एम का क्या अर्थ है? डियर बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं। आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो बिल्कुल मानी में एम का मतलब क्या है? एम का अर्थ क्या है?
ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं मनी, एम फॉर मनी, एम फॉर मोबाइल, एम फॉर मॉनेटरी, एम फॉर मशीन या एम फॉर मर्जर। मानी, मानी की बात हो रही है डियर। तो अगर हम बात करें मानी ऐप में मनी का क्या अर्थ है, एम का क्या है, एम स्टैंड्स फॉर, तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा एम स्टैंड्स फॉर मोबाइल। ठीक है, एम स्टैंड्स फॉर मोबाइल। दृष्टिबाधित लोगों के लिए इसको मानी ऐप को लॉन्च किया गया था, जिससे बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, नोट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है डियर, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज डियर, यहां पर बात हो रही है आईएफएस कोड की। आईएफएस कोड का 5वां वर्ण जो है वो शून्य है और फॉर आरक्षित है। द 5th कैरेक्टर ऑफ द आईएफएस कोड इज 0 एंड रिजर्व्ड फॉर, एंड रिजर्व्ड फॉर, एंड रिजर्व्ड फॉर। तो डियर हम बात करें तो ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं आपके भविष्य में उपयोग, फ्यूचर यूज के लिए, खाते की जानकारी के लिए, शाखा का स्थान या फिर नकदी निकासी, कैश विड्रॉ या फिर ब्रांच सिटी। तो डियर अगर हम बात करें शून्य किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो शून्य रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य में यूज के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है डियर, आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज नवंबर 2021 में आरबीआई ने चुनिंदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक आंतरिक लोकपाल तंत्र पेश किया कि संपत्ति के आकार के साथ साथ जमा लेने वाले एनबीएफसी को एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करना होगा। डियर अगर हम बैंकिंग लोकपाल की बात करें, बैंक ऑम्बुड्समैन की बात करें, तो ये किस वजह से होते हैं, जो भी कस्टमर्स की ग्रीवेंसेस होती हैं, है ना, वो ग्रीवेंसेस जब ब्रांच से, बैंक के ब्रांच से या बैंक के थ्रू क्या नहीं हो पाती, सॉल्व नहीं हो पाती, रिजॉल्व नहीं हो पाती हैं, तो वो ग्रीवेंसेस कहां पर पहुंच जाती हैं, बैंकिंग लोकपाल के पास पहुंचती है। तो वही बात हो रही है यहां पर। नवंबर 2021 में आरबीआई ने चुनिंदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक आंतरिक लोकपाल तंत्र पेश किया कि संपत्ति के आकार के साथ जमा लेने वाले एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, आंतरिक लोकपाल नियुक्त करना होगा। तो डियर यहां पर कितना अमाउंट रखा गया है, एनबीएफसी विद एसेट साइज कितना होना चाहिए, एसेट साइज कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, 1000 करोड़ या फिर 100 करोड़। तो डियर अगर हम बात करें यहां पर राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा 5000 करोड़। ठीक है, 5000 करोड़ का अमाउंट होना चाहिए, 5000 करोड़। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने आईएमपीएस की सीमा 2 लाख से बढ़ा दी है। आईएमपीएस ट्रांसफर की नई सीमा क्या है, आईएमपीएस ट्रांसफर की नई सीमा क्या है। ऑप्शंस हैं आपके 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख या फिर 15 लाख। और ये क्वेश्चन डियर एसबीआई पीओ मेंस 2022 में पूछा गया है, एसबीआई पीओ मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आंसर करेंगे। तो डियर चलिए चलते हैं फटाफट से आंसर की तरफ। देखें अगर राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका 5 लाख। ठीक है, ट्रांसफर की लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है, सीधा सा इंफॉर्मेशन है ना, 5 लाख। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट। ठीक है, फटाफट से इसको क्या करेंगे डियर। देखिए अभी लास्ट इज हमने बात की एनईएफटी की बात की है ना, एनईएफटी, तो बिल्कुल एनईएफटी की बात करें तो ये कुछ एब्रिविएशन बहुत ही सिंपल से आप सभी को पता होने चाहिए। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और ईएफटी जब पूछा जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाता है। एनईएफटी की बात हो, आरटीजीएस की बात ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और अगर डियर हम आरटीजीएस और एनईएफटी के डिफरेंस की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आरटीजीएस में जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल टाइम होते हैं। कैसे होते हैं, रियल टाइम होते हैं, इंस्टेंट होते हैं। आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख। आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख, लेकिन मैक्सिमम लिमिट
नो लिमिट, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एनईएफटी की बात करें तो यहां पर ना ही कोई मिनिमम लिमिट है और ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन यहां पर ट्रांसफर इंस्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना, इंस्टेंट ट्रांसफर नहीं होता है। आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट है 2 लाख, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एनईएफटी में आपकी एनईएफटी में आपका बैच वाइज सिस्टम से ट्रांजेक्शंस होते हैं, बैच वाइज सिस्टम से ट्रांजेक्शंस होते हैं। आईएमपीएस तुरंत होता है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है ना डियर। तो फाइनल यहां पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। आईएमपीएस की ट्रांजेक्शन की लिमिट को 5 लाख कर दिया गया है। अच्छा, यूपीआई के अंदर सारे के सारे आते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना, आप पेटीएम करो, फोन पे करो, कुछ भी करो, वो सारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के अंदर आते हैं, ठीक है डियर, यूपीआई। और इन सभी को देखता कौन है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है डियर। तो बिल्कुल एसबीआई पीओ मेंस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी टाइम पे ये लिमिट्स इंक्रीज की गई थी, ठीक है। तो ट्रांसफर लिमिट कितनी है, 5 लाख। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की बात हो रही है तो डियर आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूईएफ की, डब्ल्यूएफओ की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल एब्रिविएशंस आईएमएफ देखेंगे आप, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड आएगा मे बी, वर्ल्ड एफओ, डब्ल्यूएफओ, ठीक है डियर। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। और ये क्वेश्चन हमारा आईबीपीएस पीओ मेंस 2016 में पूछा गया था, आईबीपीएस पीओ मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है, ठीक है डियर। चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट इज, ये डियर आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में, है ना। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है, द रेट एट विच आरबीआई गिव्स शॉर्ट टर्म लोन टू कॉमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड। तो डियर अगर हम बात करें, आपने नाम सुना, देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर एंड नन ऑफ दीज। यहां पर बहुत सारी चीजें हम बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं डियर। अगर हम बात करें, जब वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, तो पहले तो फटाफट से आप लोग आंसर कर दीजिए, फिर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है डियर। चलिए तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा डियर आपका रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या है डियर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी, तो यहां पर दो तरह के रेट्स निकल कर आते हैं डियर। एक चीज आपकी आती है क्या, रिजर्व रेशियो, क्या आता है, रिजर्व रेशियो। और ये रिजर्व रेशियो होते हैं डियर, एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एंड नेक्स्ट इज एसएलआर। सीआरआर की बात करें तो ये रिजर्व रेशियो कितने परसेंट है प्रेजेंट टाइम, 4.50। एसएलआर की बात करें तो ये कितने परसेंट है, 18%। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ये कैश फॉर्म में सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक कहां पर, आरबीआई के पास कैश फॉर्म में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। 4.50% किसका, 4.50% किसका डियर, एनडीटीएल का। एनडीटीएल स्टैंड्स फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, है ना, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। और डिमांड मतलब, डिमांड डिपॉजिट मतलब कासा, टाइम डिपॉजिट मतलब राफा, ठीक है। तो दोनों ही ये रिजर्व रेशियो है, सीआरआर और एसएलआर। एसएलआर की बात करें तो ये सीआरआर सभी ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक पे अप्लाई होता है, ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक पे अप्लाई होता है। लेकिन एसएलआर की बात करें तो ये ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कोई भी बैंक हो या कोई भी वित्तीय संस्थान हो, सभी पर अप्लाई होता है, ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और सीआरआर किस पर, ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, सभी की सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक पर, ठीक है डियर। कितना पॉइंट आई होप आपको क्लियर होगा। तो रिजर्व रेशियो की तो बात हो गई, दो रेशियो निकल कर आए,
अब हम बात करें डियर अगर किसकी बात करें, इंटरेस्ट रेट्स की, है ना। तो चलिए हम इस स्लाइड पे बात कर लेते हैं, इसके पीछे वाली स्लाइड पे बिल्कुल, या फिर यहां पर पेज बच रहा है टॉपिक, यहां पर कर लेते हैं डियर। चलिए देखते हैं फटाफट से, है ना। इंटरेस्ट रेट की बात करें, इंटरेस्ट रेट्स बोल देते हैं, या फिर हम पॉलिसी रेट्स भी बोल देते हैं, और पॉलिसी रेट्स। अब इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट्स में बात करें तो सबसे पहला आपका आता है रेपो रेट, ठीक है डियर। रेपो रेट की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम कितना है, 6.50 है। ये क्या है, ये डियर इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है 6.50%। 6.50 मतलब 6.50% ये इंटरेस्ट रेट है। रेपो रेट किसे कहते हैं, जब कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से 90 दिन या उससे कम के लिए लोन लेता है तो लोन जिस इंटरेस्ट रेट पर मिलता है उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट, है ना। टिल 90 डेज, 90 दिन या उससे कम के लिए लोन लेगा तो लोन जिस रेट पर मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डियर रिवर्स रेपो रेट, ये जस्ट इसका रिवर्स होता है। ये परसेंटेज 3.35% है, यहीं पर इसको फिक्स कर दिया गया है क्योंकि इसकी जगह पर टेम्परेरी रूप से कौन काम कर रहा है, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। और ये एसडीएफ कितने परसेंट है इन प्रेजेंट, एसडीएफ प्रेजेंट परसेंट है 6.25%, ठीक है, 6.25%। 3.35% रिवर्स रेपो रेट है और ये जस्ट रेपो का रिवर्स। भाई जब किसी कॉमर्शियल बैंक को रिक्वायरमेंट होती है लोन की तो फाइनली आरबीआई से ले लेता है। जब उसके पास एक्स्ट्रा फंड बचता है तो अपने एक्स्ट्रा फंड को किसको दे देता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देता है। तो उसको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए कोविड की 19 की वजह से मार्केट्स में मनी फ्लो बहुत अधिक इंक्रीज हो गया था, तो उस मनी फ्लो को क्या करने के लिए, कम करने के लिए रिवर्स रेपो रेट की जगह टेम्परेरी रूप से एसडीएफ को इंप्लीमेंट किया गया है। तो अभी रिवर्स रेपो रेट की जगह काम कौन कर रहा है, एसडीएफ कर रहा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। फिर डियर आती है बात बैंक रेट की। बैंक रेट क्या होता है, जब कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से 90 दिन से ज्यादा के लिए लोन लेता है तो वो बैंक रेट कहलाता है। जब 90 दिन से कम के लिए लोन लेता है तो रेपो रेट, जब 90 दिन से ज्यादा के लिए लेता है तो क्या कहलाता है, बैंक रेट। और बैंक रेट इन प्रेजेंट टाइम कितना है, 6.75%, ठीक है डियर। एक और रेट यहां पर आ जाता है बैंक रेट के बाद, एमएसएफ। और एमएसएफ भी एक फैसिलिटी है और यह भी बैंक रेट पर ही कैलकुलेट होता है। यानी बैंक रेट अगर 6.75 है तो एमएसएफ भी 6.75 होगा। एमएसएफ क्या होता है, जब कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए कोई लोन लेता है तो वो लोन जिस रेट पर, जिस सुविधा से मिलता है उसी सुविधा को हम एमएसएफ बोलते हैं। एमएसएफ दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और ये जो फैसिलिटी एमएसएफ है ये भी कैलकुलेशन किस पे होता है, इसका भी कैलकुलेशन आपका बैंक रेट पर ही होता है, ठीक है। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है डियर। आई होप इतना क्लियर है सभी को। चलिए इसके साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो रिजर्व रेशियो ध्यान रखिए, रिजर्व रेशियो दो है, सीआरआर और एसएलआर। इंटरेस्ट रेट्स या पॉलिसी रेट्स की बात करें तो ये 5 हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, बैंक रेट और एमएसएफ, ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, जून 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय साक्षरता सप्ताह का विषय था। तो क्या विषय था, ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2020 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है डियर। तो फटाफट से हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो रहे हैं। ऑप्शंस हैं, अपने ग्राहक को जानो, नो योर कस्टमर, ग्राहक सुरक्षा, कस्टमर प्रोटेक्शन, अपने बैंक को जाने, नो योर बैंक, या फिर सेफ बैंकिंग, ठीक है। दिए गए विकल्पों के अलावा या अदर देन द गिवन ऑप्शन, ठीक है डियर। तो फटाफट से आप लोग इस पे आंसर करेंगे, फटाफट से इस पे आंसर करेंगे, ठीक है। तो डियर चलिए देखते हैं इसके आंसर की तरफ, चलते हैं आंसर की तरफ, क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका ग्राहक सुरक्षा, कस्टमर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये इसका आपका क्या रखा गया था, विषय जो रखा गया था इस वित्तीय साक्षरता सप्ताह का, वो कस्टमर प्रोटेक्शन रखा गया था। तो इसीलिए डियर हमें करंट से कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। जो भी करंट में चीजें चल रही होती हैं, किसी भी टॉपिक से, वो आरबीआई हो एंड अदर हमारा, है ना, कोई भी टॉपिक हो, तो वहां से क्वेश्चन वही पिकअप होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, बैंकों द्वारा सरकार के पोर्टल पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र
PSLC, है ना, यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट की बात हो रही है। PSLC का व्यापार एकीकृत वस्तु और सेवा कर को आकर्षित करेगा, यानी बात हो रही है ट्रेडिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स PSLC ऑन द गवर्नमेंट्स पोर्टल बाय बैंक विल अट्रैक्ट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। IBPS क्लर्क 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ई विष्णु, ई इंद्रा, ई कुबेर, ई शिवा या फिर ई मोहिनी। बिल्कुल आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, देखेंगे भाई क्या आंसर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो डियर देख लेते हैं, यहां पर राइट आंसर आपका हो रहा है ई कुबेर। ठीक है डियर, ई कुबेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ई कुबेर। नेक्स्ट इज, बैंक इज इंटरेस्टेड with the function of guiding and regulating the banking system of a country is known as its। डियर अगर हम बात करें, ये हमारे एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस थे। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। कुछ आई होप आप बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कहीं भी कोई पॉइंट अगर कनेक्ट में रहा है, न्यूज में रहा है, तो डायरेक्टली हमारे एग्जाम का वो पार्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल हमारा आ गया, बैंक इज इंटरेस्टेड विद द फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इट्स, है ना। किस बैंक को किसी देश की बैंकिंग प्रणाली को निर्देशित करने और विनियमित करने का कार्य सौंपा जाता है, इसे इसके रूप में जाना जाता है। भाई किसके रूप में जाना जाता है, रेगुलेटिंग बैंक, स्पेशल बैंक, सेंट्रल बैंक, कंट्रोलिंग बैंक या नॉन ऑफ दीज। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, फटाफट से आप इसके आंसर को बताएंगे। ठीक है, चलिए अगर हम देखें डियर तो भाई क्या बोलेंगे, चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के रूप में जानते हैं, तो राइट आंसर आपका सेंट्रल बैंक हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है डियर, इतना आपको क्लियर होगा। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चला जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एज पर सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई हैज द राइट टू इशू बैंक नोट्स। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार आरबीआई को बैंक नोट जारी करने का अधिकार है। तो बैंक नोट जारी करने का अधिकार है, तो भाई किसके थ्रू अधिकार है, यहां पर ऑप्शंस हैं आपके सेक्शन 2, सेक्शन 20, सेक्शन 22 या फिर सेक्शन 24 या फिर सेक्शन 26। तो कौन सा सेक्शन होगा यहां पर, तो बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो डियर यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, सेक्शन 22। ठीक है, सेक्शन 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई का पहला मुख्यालय कहां है भाई, वेयर वाज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर नॉन ऑफ दीज। आरबीआई का पहला मुख्यालय कहां था, तो फर्स्ट इज मुख्यालय की बात करें तो डियर राइट आंसर आपका जाएगा कोलकाता। जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ, तो फाइनली इसकी ब्रांच कहां पर, कोलकाता में, यानी हेडक्वार्टर इनिशियल स्टेज में कहां था, कोलकाता। फिर 1937 में इसे कहां पर किया गया, मुंबई, ट्रांसफर होके कहां आ गया, मुंबई। ठीक है, और आरबीआई एक्ट तो डियर आप सभी को पता ही है बिल्कुल, है ना, कब आया था, 1934 में। और जो भी बॉडी किसी ना किसी एक्ट के थ्रू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द सेकेंड गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के दूसरे गवर्नर कौन थे, सर सीडी देशमुख, सर जेम्स टेलर, सर बी आर राव, एल के झा या फिर सर ओएस बॉन्ड स्मिथ। आरबीआई के सेकंड गवर्नर आपसे पूछे जा रहे हैं, हु वॉज द सेकंड गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के दूसरे गवर्नर कौन थे। तो डियर अगर हम बात करें यहां पर, तो सेकंड गवर्नर आपके निकल कर कौन आएंगे, सर जेम्स टेलर। ठीक है, सेकंड गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ द आरबीआई।
फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, अगर हम फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर की बात करें तो भाई फर्स्ट इंडियन है, लेकिन आरबीआई के किस नंबर के हैं, थर्ड नंबर के। ठीक है, सर सीडी देशमुख। ठीक है डियर, चलिए आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग इज गिवन इन, भाई डेफिनेशन जो बैंकिंग की है वो कहां पर दी गई है। ऑप्शन ए है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981, ऑप्शन बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑप्शन सी है द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और ऑप्शन ई है आपका ऑप्शन डी है आपका आरबीआई एक्ट 1934, और ऑप्शन ई है आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग इज गिवन इन, बैंकिंग की जो डेफिनेशन है वो किस एक्ट में मेंशन है। ठीक है डियर, तो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है फाइनली, बस ईयर यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। इससे पहले बिल्कुल हमने एग्जाम में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस आपके देखे, अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चंस देखे हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो डियर अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो यहां पर राइट आंसर जाएगा द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है हमारा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है यहां पर डियर बात की गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बात की गई है किसकी, बैंकिंग की डेफिनेशन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज Which of the following has introduced the concept of payment bank and small banks? निम्नलिखित में से किसने पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की अवधारणा पेश की है। बात करें तो ऑप्शंस हैं आपके सेबी, आरबीआई, सिडबी या फिर पीएफआईडीए। सेबी की बात करें तो सेबी डियर, सबसे पहले तो चलिए आंसर ही देख लेते हैं। पहले आंसर क्या होगा, पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक की अवधारणा किसने पेश की है। फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आंसर करेंगे। ओके वेरी गुड। तो डियर अगर हम चले आंसर की तरफ, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है डियर, देखिए सेबी की बात हो रही है डियर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक्ट कब आया था डियर, 1992 में आया था, और ये किसका रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है कौन, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज आ रहा है आरबीआई, तो आरबीआई आप सभी जानते हैं बिल्कुल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटर भैया किसका है, आरबीआई रेगुलेटर किसका है डियर, मनी मार्केट का। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मनी मार्केट कैपिटल मार्केट क्या होता है। यार मनी मार्केट होती है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, और कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर, यानी जो भी आपके 1 साल से अधिक की सिक्योरिटीज होंगी फाइनली वो कैपिटल मार्केट का पार्ट होंगी, मोर देन 1 ईयर। ठीक है डियर, फिर नेक्स्ट आ रहा है आपका सिडबी। सिडबी की बात करें डियर तो आप सभी जानते हैं सिडबी भाई क्या है, बताइए। नॉन कॉमर्शियल बैंक है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। सिडबी की बात करें नॉन कॉमर्शियल बैंक है, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें सिडबी की, तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहां है भैया, लखनऊ में है। और ये नॉन कॉमर्शियल बैंक है, या नॉन कॉमर्शियल बैंक को हम क्या बोल देते हैं, हम नॉन कॉमर्शियल बैंक या डेवलपमेंट बैंक या स्पेशलाइज्ड बैंक के नाम से भी इनको जानते हैं। पीएफआरडीए की बात करें तो भाई ये क्या है, पेंशन फंड, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
पेंशन फंड की बात करें, पीएफआरडीए, तो ये पेंशन फंड्स के रेगुलेटर के रूप में काम करता है, पेंशन फंड्स के रेगुलेटर के रूप में काम करता है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है डियर, हमने बात की पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक की अवधारणा पेश करने के लिए कौन आएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा, क्योंकि सेंट्रल बैंकर के रूप में काम करता है, गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करता है, तो यहां पर आरबीआई ही निकल कर आएगा। ठीक है डियर। अच्छा, पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ डियर, इसको आपका इंट्रोड्यूस किया गया आरबीआई के द्वारा, तो इनको इंट्रोड्यूस करने का मेनली रीजन क्या था? पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर आना, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों को ही लेकर आना डियर। किसका मोटिव क्या था? मेन फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, करने के लिए ऐसा किया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब अधिक से अधिक लोगों को बैंकों की सर्विसेज से कनेक्ट करना। पेमेंट बैंक की बात करें तो पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए हमें कितनी कैपिटल चाहिए? 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए हमें कितनी कैपिटल चाहिए? 300 करोड़ की कैपिटल चाहिए प्लस 10 ईयर का एक्सपीरियंस। और ये अगर हम बात करें पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए कितनी कैपिटल? 100 करोड़। पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट बैंक किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आए डियर? तो ये नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पर आए थे, नचिकेत मोर कमेटी। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये उषा थोराट कमेटी की रिकमेंडेशन पर आए थे, उषा थोराट कमेटी। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। बहुत सारे एडिशनल पॉइंट, एडिशनल फैक्ट हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किए। ठीक है डियर, चलिए इतना क्लियर है सभी को? तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एलओएलआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस दिए हुए, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स, लेंड ऑफ लास्ट रिसोर्स, नन ऑफ दीज। तो डियर एलओएलआर की बात करें तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है कौन? आरबीआई। यही बात यहां पर की गई है। एलओएलआर स्टैंड्स फॉर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। डन है इतना सभी का? चलिए वेरी गुड, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ। तो डियर बिल्कुल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1936। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1937। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1938। आरबीआई की स्थापना किस प्रावधान के तहत की गई थी? तो अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका क्या होगा भाई? है ना, अंडर द प्रोविजन ऑफ। तो प्रोविजन कब आया था? बिल्कुल, आरबीआई एक्ट 1934। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, आरबीआई एक्ट 1934। क्लियर इतनी बात? चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बिल्कुल स्टेटमेंट्स बिहाफ पर है। यहां पर क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, एक की विशेषता नहीं है केंद्रीय अधिकोष, यानी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर और नॉट द फीचर ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की क्या विशेषता नहीं है केंद्रीय बैंक की, वो बात यहां पर की गई है। पहला स्टेटमेंट दे रहे हैं, इट इज इंटरेस्टेड विद द फंक्शंस ऑफ गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, है ना, गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग the banking system of a country. Second statement, it deals with general public, और थर्ड स्टेटमेंट, it is a government banker। तो आरबीआई क्या गवर्नमेंट बैंकर के रूप में काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। इट डील्स विद जनरल पब्लिक के साथ डील करता है? नहीं करता है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट इज इंटरेस्टेड विद द फंक्शन गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। ठीक है डियर, तो फटाफट से बताइए भाई, इंटरेस्टेड द फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। तो जी हाँ बिल्कुल डियर, है ना, बिल्कुल। फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या है? राइट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। और उन्होंने पूछा क्या है? कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो डियर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो रहा है? रॉन्ग हो रहा है। और इन्होंने यही पूछा है कि कौन सा रॉन्ग होगा, कौन सा हमारी विशेषता नहीं है। तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा ऑप्शन ओनली 2। ओनली 2 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, व्हाट डज इट मींस?
भाई इस चीज का मतलब क्या है? आरबीआई लास्ट रिजॉर्ट ऋणदाता के रूप में काम करता है, इसका क्या मतलब है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है आरबीआई एडवांसेस नेसेसरी क्रेडिट अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटी, यानी आरबीआई जो भी लोन देता है नेसेसरी, जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर लोन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटी, यानी जरूरत की सिक्योरिटी को अपने पास रखकर ही, प्रतिभूति को अपने पास रखकर, सिक्योरिटी को अपने पास रखकर ही आरबीआई एडवांस में लोन देता है। ये बात बोली गई है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कॉमर्शियल बैंक गिव फंड्स टू आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक को फंड देता है आरबीआई, बिल्कुल देता है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहे हैं आरबीआई एडवांस मनी टू पब्लिक, आरबीआई एडवांस में मनी देता है पब्लिक को व्हेन एवर देयर इज एनी इमरजेंसी, किसी इमरजेंसी के पड़ने पर। ऑल द अबव, यानी सारे ही ऑप्शन राइट है, या फिर नॉन ऑफ दीज, या फिर कोई राइट नहीं है। तो डियर अगर हम बात करें, देखो आरबीआई एडवांस नेसेसरी क्रेडिट अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटी, क्या स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? ऑप्शन सही लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, आरबीआई एडवांस में नेसेसरी क्रेडिट देता है अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटी के। कॉमर्शियल बैंक गिव फंड टू आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक को फंड तो देता है, लेकिन भाई यहां पे लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये तो नहीं होता जो भी फंड देगा वो किसके? एलिजिबल सिक्योरिटी के बिहाफ पर ही देगा, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट देखें तो आरबीआई एडवांस मनी टू पब्लिक व्हेनेवर देयर इज एनी इमरजेंसी, भैया कितनी भी इमरजेंसी हो आरबीआई आपको फंड थोड़ी प्रोवाइड कराने आएगा, ठीक है। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? अंतिम ऋणदाता के रूप में क्या आरबीआई काम करता है? बिल्कुल। नेसेसरी, जरूरत पड़ने पर क्रेडिट आप लोन ले सकते हैं अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटी के। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ, ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर है जो इनकरेक्ट है? ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट इज आरबीआई इज अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आरबीआई एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है ना, इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और इंटरेस्ट गवर्नमेंट से लेती है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है, पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं एवरी कंट्री हैज ओनली वन सेंट्रल बैंक व्हिच मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। फिर आरबीआई डज नॉट परफॉर्म एनी ऑर्डिनरी कॉमर्शियल बैंकिंग फंक्शन, फिर आरबीआई हैज अडॉप्टेड ऑफ एमआरएस टू इशू करेंसी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए डियर हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं यहां पर क्या आंसर होने वाला है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने पूछा है इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं एक एक करके। ऑप्शन डी की बात करें, नीचे से चलते हैं। आरबीआई हैज अडॉप्ट टू ऑफ एमआरएस टू इशू करेंसी, बिल्कुल यार, आरबीआई जब भी करेंसी इशू करता है तो करेंसी इशू करने से पहले वो किस सिस्टम से करेंसी को इशू करता है? एमआरएस से। एमआरएस दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और यहां पर मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत कितना अमाउंट हमेशा आरबीआई अपने पास रखता है? तो डियर आप सभी को पता होगा 200 करोड़ का मिनिमम अमाउंट हमेशा आरबीआई अपने पास रखता है। 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी, ठीक है। 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी, ठीक है डियर। तो आपका ऑप्शन डी क्या है? राइट है। फिर आरबीआई डज नॉट, राइट है मतलब स्टेटमेंट राइट है, यहां पे पूछा इनकरेक्ट तो हमें इनकरेक्ट निकालना है, ठीक है। आरबीआई डज नॉट परफॉर्म एनी ऑर्डिनरी कॉमर्शियल बैंकिंग फंक्शन, ये भी राइट है भाई। देखो क्या बोल रहे हैं, ऑर्डिनरी कॉमर्शियल बैंक की तरह आरबीआई काम नहीं करता, डज नॉट लगा हुआ है ना भाई, ध्यान देना होता है बहुत ही, है ना। बहुत जो आपकी लैंग्वेज होती है उसको बहुत ही हल्का सा माइन्यूट सा चेंज करते हैं, और उसकी वजह से हमारे आंसर्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारे आंसर्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो आरबीआई डज नॉट परफॉर्म एनी ऑर्डिनरी कॉमर्शियल बैंकिंग फंक्शन, तो बिल्कुल सही बात है, आरबीआई किसी ऑर्डिनरी नॉर्मल से कॉमर्शियल बैंक की तरह काम नहीं करता है। फिर ऑप्शन बी बोल रहा है एवरी कंट्री हैज ओनली वन सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। और विच इज मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मैनेज करता है, जी हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन बी भी आपका क्या है? स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं ऑप्शन ए में, आरबीआई इज अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन, तो डियर पता तो आपको चल ही चुका है कि ये ऑप्शन हमारा क्या है,
मतलब राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। ये स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट है। आरबीआई प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। आरबीआई को हम क्या बोलते हैं भाई? नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आरबीआई प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। अब नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब ये ना समझना कि आरबीआई लॉस के लिए काम करता है। लॉस के लिए काम नहीं करता, लेकिन अपने प्रॉफिट को अपने पास नहीं ले जाता। वो प्रॉफिट किसका है? इकोनॉमी का है ना? ग्रोथ किसकी है? गवर्नमेंट की है, इकोनॉमी की है, देश की है। ठीक है, जैसे अगर एज एग्जांपल हम ले सकते हैं, घर में मम्मा बहुत सारे काम करती है, तो फाइनली किसके लिए काम करती है? घर के विकास के लिए, घर के काम के लिए, है ना? खुद के विकास के लिए, खुद के लिए काम कर रही होती है? नहीं, है ना? पूरी फैमिली के लिए कर रही होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर आरबीआई एज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है ना? यहाँ पर इज अ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन लिखा है, एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस वजह से ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारा ये ऑप्शन ए यहां पर कंसीडर किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच एक्ट हैज गिवन कंट्रोल एंड सुपरविजन पावर टू आरबीआई ओवर कॉमर्शियल बैंक? किस अधिनियम ने आरबीआई को वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्रदान की है? तो यहां पर ऑप्शंस देखिए डियर आपके हो रहे हैं। ऑप्शन ए आरबीआई एक्ट 1934, ऑप्शन बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ऑप्शन सी है बोथ आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1960, नन ऑफ दिस। तो डियर अगर हम बात करें आंसर की, तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर हम इसकी बात करें, आरबीआई को वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान की गई है, तो किसके थ्रू? आरबीआई एक्ट 1934 भी और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी। तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है डियर, इतना क्लियर है आप सभी को? चलिए, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर कर पा रहे होंगे, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सेंट्रल बैंक प्रमोट्स कॉमर्शियल बैंकिंग बाय? सेंट्रल बैंक वाणिज्यिक बैंक को बढ़ावा देता है, ये कैसे, किस पॉइंट से ये क्लियर होगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है, प्रोवाइडिंग चीप रिडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज टू कॉमर्शियल बैंक्स, प्रोवाइडिंग लिबरलाइज्ड रिडिस्काउंटिंग टू कॉमर्शियल बैंक्स, गिविंग सब्सिडी टू न्यू बैंक्स, ऑल ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ दिस। डियर देखिए फटाफट से आंसर करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। सेंट्रल बैंक प्रमोट्स कॉमर्शियल बैंकिंग बाय, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है डियर ऑप्शन ए आपका राइट है। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। देखिए भाई, गिविंग सब्सिडीज टू न्यू बैंक्स, डियर बैंकों को कभी क्या सब्सिडी देते हुए आपने सुना है? सब्सिडी कौन देती है? गवर्नमेंट। बैंक क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं, लोन देते हैं, है ना? बैंक सब्सिडी नहीं देते। तो गिविंग सब्सिडाइज टू न्यू बैंक्स, तो ये सही वर्ड नहीं है यहां पर एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट आ जाए, ऑप्शन बी देखें, प्रोवाइडिंग लिबरलाइज्ड रिडिस्काउंटिंग। भाई लिबरलाइज्ड रिडिस्काउंटिंग, क्या सेंटेंस फ्रेमिंग सही है? नहीं, लिबरलाइज वर्ड यहां पर सही नहीं है। हमेशा जो रिडिस्काउंटिंग होती है वो कैसी होती है? चीप हो सकती है, चीप होगी, लिबरलाइज्ड नहीं होगी। तो राइट आंसर इसी वजह से क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग चीप रिडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज टू कॉमर्शियल बैंक्स। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whenever RBI does some open market operations transactions, actually it wishes to which of the followings, है ना? तो जब भी आरबीआई कुछ ओपन मार्केट ऑपरेशन से लेन देन करता है, वास्तव में वह निम्नलिखित में से किसकी इच्छा रखता है? भाई इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने के लिए, या लिक्विडिटी इन इकोनॉमी के लिए, या फिर इंक्रीज करने के लिए बोरोइंग पावर्स को बैंक की बढ़ाने के लिए, या फिर फ्लो ऑफ एफडीआई को इंक्रीज करने के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात हो रही है यार। अगर हम बात करें ओएमओ की, तो ओएमओ के थ्रू बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के द्वारा सेल और परचेज की जाती हैं। उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू कौन करता है, ऑथराइज कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है ना? ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात हो रही है, बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका होगा लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। ठीक है डियर, अब देखिए इन्फ्लेशन, तो बिल्कुल इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करेगा, लेकिन इन्फ्लेशन ओनली वर्ड लगा दिया, इस वजह से ये आंसर हमारा नहीं हुआ है।
फिर यहां पर इंक्रीज बोरोइंग पावर्स ऑफ द बैंक्स, बिल्कुल बोरोइंग पावर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन डियर जो बी ऑप्शन है वो इन दोनों को क्या कर ले गया, ओवरकम कर ले गया। तो फाइनली इस वजह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, यानी लिक्विडिटी इन इकोनॉमी हो गया। क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो वो भी इकोनॉमी में लिक्विडिटी की ही कंट्रोल करने की बात हो रही है। बोरोइंग पावर्स की बात करें अगर बैंकों के लिए, तो यहां पर भी यही बात हो रही है कि भैया हमें क्या करना है, लिक्विडिटी को इकोनॉमी में क्या करना है, कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। ठीक है डियर, चलिए तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कैन आरबीआई डू टू इंप्रूव इफिशियंसी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली की दक्षता में सुधार के लिए आरबीआई क्या कर सकता है। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए, इट कैन ब्रिंग अबाउट कंपल्सरी अमलगमेशन ऑफ वीक बैंक्स। ऑप्शन बी, इट कैन क्लेम फॉर कंपल्सरी लिक्विडेशन। एंड सी ऑप्शन है, इट कैन एक्सपीडाइट वाइंडिंग अप ऑफ प्रोसीडिंग्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, या ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ दीज। तो बिल्कुल क्लियर, चलते हैं इसके आंसर की तरफ, देख लेते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, इट कैन ब्रिंग अबाउट कंपल्सरी अमलगमेशन, क्या अमलगमेशन कंपल्सरी है ऑफ वीक बैंक्स के लिए। डियर जब बैंक वीक होते चले जाएंगे तो वो बैंकरप्ट ना हो जाएं, इंसॉल्वेंट ना हो जाएं, इनसे उनको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, अमलगमेशन करना ही करना होगा। तो ये स्टेप लिया जा सकता है, आरबीआई बिल्कुल ये स्टेप ले सकता है। इट कैन क्लेम फॉर कंपल्सरी लिक्विडेशन, जी हाँ बिल्कुल कंपल्सरी लिक्विडेशन होना चाहिए, है ना, इस पर आरबीआई हमेशा ही काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, इट कैन एक्सपीडाइट वाइंडिंग अप ऑफ प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स को वाइंडिंग अप कर सकता है, सेफ गार्ड की तरह काम करता है इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स के लिए, जो भी डिपॉजिटर्स हैं उसके सेफ गार्ड के रूप में काम करता है। जी हाँ बिल्कुल करता है। किसके थ्रू करता है, आरबीआई की एक सब्सिडरी है DICGC, आप सभी ने नाम सुना होगा, जो कि जो भी जितने भी बैंक अकाउंट्स होते हैं उन सभी पर सिक्योरिटी देने का काम करता है, इंश्योरेंस देने का काम करता है। कितने लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देता है, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देता है। फुल फॉर्म क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है डियर, तो DICGC के द्वारा प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो यहां पर तीनों ही आपके जो ऑप्शन है वो राइट हो रहे हैं। इसी वजह से हमारा राइट आंसर क्या हो गया है, ऑल ऑफ द अबव। इसी वजह से हमारा राइट आंसर क्या हो गया है, ऑल ऑफ द अबव। तो डियर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। मिशन बैंक में हमने आरबीआई के एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया और फाइनली हम लोगों ने फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के भी आपके किए। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। बिल्कुल इसी की तरह इसके साथ हमारे साथ कनेक्ट होते रहे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.